हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेटनरी मेडिसिन में आज हम पशुओं के प्रोडक्शन डिजीज पढ़ेंगे, उपापचयी रोग या फिर जिनको उत्पादन जनित रोग भी कहते हैं। ऐसी बीमारियां जो पशुओं के उत्पादन से संबंधित होती है या उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से संबंधित होती है, उनको मेटाबॉलिक डिजीज या प्रोडक्शन डिजीज कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक या प्रोडक्शन डिजीज कौन कौन सी होती है जानते हैं। एक तो होती है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो कि कैल्शियम की कमी से होती है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मिल्क फीवर होता है। एक होती है कीटोसिस। कीटोसिस जो डिजीज होती है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण होती है, अर्थात शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी से या पशुओं को आहार में कार्बोहाइड्रेट कम देने पर ये रोग हो जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है पशु का, तो पशु को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन पशुओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होने पर कीटोसिस रोग हो जाता है। तीसरी जो बीमारी हम पढ़ेंगे, डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम भी एक प्रोडक्शन डिजीज है। पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, जो कि फास्फोरस की कमी से होता है, ये भी एक प्रोडक्शन डिजीज है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ग्रास टिटेनिया, लैक्टेशन टिटेनिया होता है, ये भी एक प्रोडक्शन डिजीज है। इस प्रकार से काफ़ी सारी कमियों के रोग होते हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है। ये सभी प्रोडक्शन डिजीज या मेटाबॉलिक डिजीज में आती हैं। अर्थात अधिकांश बीमारियां डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वाली होती हैं जो उपापचय को प्रभावित करती है। आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं प्रोडक्शन डिजीज पर। पहले हम प्रोडक्शन डिजीज पढ़ेंगे मिल्क फीवर। मिल्क फीवर मिल्क फीवर मिल्क फीवर में पशु को कोई फीवर नहीं होता। फीवर शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें पशु का तापमान, पशु के शरीर का तापमान बढ़ने के बजाय उल्टा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम होता है, अर्थात सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, डाउन होता है। तो अन्य नाम हम इसके लिखते हैं। अन्य नाम, मिल्क फीवर को पार्चुरेंट पेरेसिस भी कहते हैं। पार्चुरेंट पेरेसिस। पार्चुरेंट का मतलब होता है प्रसव। पार्चुरेंट, पार्चुरेंट यानी प्रसव या पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेंट पेरेसिस। पेरेसिस का मतलब होता है लकवे जैसी स्थिति। यानी इसका मतलब ये हुआ पशु के ब्याने के बाद उसमें लकवे जैसी स्थिति का आना, पैरालिसिस जैसी कंडीशन आना, लेकिन पूर्ण लकवा नहीं है। पेरेसिस का मतलब इनकम्प्लीट लकवा या लकवे जैसी स्थिति, यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाएंगी, उसका कारण ये है कि कैल्शियम की कमी। कैल्शियम हम जानते हैं, कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने के लिए और पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। तो ये पेरेसिस जैसी स्थिति हो जाएगी जिसमें मसल्स संकुचित नहीं हो पाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं पार्चुरेंट पेरेसिस। पार्चुरेंट पेरेसिस। दूसरा जो इसका नाम है पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी। पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है ब्रेन से ब्लीडिंग होना, यानी इंटरनल ब्रेन में जो हिमोरेज है या रक्तस्राव, ब्रेन में रक्तस्राव, मस्तिष्क में रक्तस्राव को एपोप्लेक्सी कहा जाता है। एपोप्लेक्सी का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ। एपोप्लेक्सी का मतलब क्या होता है? एपोप्लेक्सी का मतलब होता है हिमोरेज इन ब्रेन, यानी मस्तिष्क में रक्तस्राव। रक्तस्राव कहाँ? मस्तिष्क में। तो ये होता है एपोप्लेक्सी।
तो पार्चुरेंट का मतलब प्रसव के बाद कभी कभी रक्तस्राव हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम रक्त स्कंदन का चौथा कारक होता है, रक्त के थक्के बनाने का चौथा कारक होता है, यानी रक्त के थक्के बनने में कैल्शियम महत्वपूर्ण है। तो जब रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, कई बार ब्रेन से ब्लीडिंग हो जाती है, अतः इसको पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी भी कहते हैं। मिल्क फीवर का एक और नाम है काविंग पैरालिसिस, इसे काविंग पैरालिसिस भी कहते हैं। काविंग का मतलब गाय भैंस में बच्चे देने को या प्रसव को काविंग कहते हैं। काविंग के बाद जो होने वाला पैरालिसिस है, यानी कि पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है प्रसव के बाद, इसे काविंग पैरालिसिस भी कहते हैं। इसे हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। रक्त में, मिया का मतलब होता है रक्त, ब्लड में कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो हमने कौन कौन से अन्य नाम पढ़े? पार्चुरेंट पैरासिस, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी, काविंग पैरालिसिस और हाइपोकैल्सीमिया। ये सभी क्या है? ये सभी रोग मिल्क फीवर के, ये नाम सभी मिल्क फीवर के हैं। तो मिल्क फीवर का रीजन क्या है? मिल्क फीवर का रीजन है कैल्शियम की कमी। चूंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम पशुओं के दुग्ध उत्पादन में सहायक है, क्योंकि दूध का एक घटक होता है कैल्शियम, एक कंपोनेंट होता है मिल्क के अंदर। कैल्शियम की कमी से पशुओं के दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो जानते हैं इसका कारण क्या है, इस रोग का कारण, मिल्क फीवर का कारण क्या है? तो एक नोट डाल के यहां लिख देते हैं, मिल्क फीवर में फीवर नहीं होता, मिल्क फीवर में फीवर नहीं होता। मिल्क फीवर में टेम्परेचर बॉडी का सब नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तापमान सामान्यतया कम हो जाता है। अब हम कारण पढ़ते हैं इसका, रोग का कारण। रोग का कारण, मिल्क फीवर का क्या कारण है? सामान्यतया कैल्शियम की जो सांद्रता होती है वो 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो रक्त में कैल्शियम की सामान्य सांद्रता 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डीएल होती है। अगर ये सांद्रता 7 मिलीग्राम प्रति डीएल से कम हो जाए, यदि सांद्रता या जो मात्रा है कैल्शियम की 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml, 100 ml को ही डीएल कहते हैं, डेसीलीटर प्रति 100 ml, या डेसीलीटर से कम हो जाए, तो मिल्क फीवर के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो मिल्क फीवर के लक्षण शुरू हो जाते हैं। जब सामान्यतया रक्त में कैल्शियम 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, अगर ये सांद्रता, कैल्शियम की सांद्रता 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाती है, चूंकि हम जानते हैं रक्त के सभी पैरामीटर्स को, अधिकांश पैरामीटर्स को डेसीलीटर या 100 ml में नापते हैं। डेसी का मतलब होता है 10वां भाग, तो 1 लीटर का 10वां भाग क्या होता है? 100 ml। तो 100 ml में हम सभी सांद्रताएं देखते हैं, चाहे हम ग्लूकोज की सांद्रता देखें, चाहे किसी आयन की सांद्रता देखें, कैल्शियम की सांद्रता, फास्फोरस की सांद्रता, मैग्नीशियम की सांद्रता, सबको रक्त के 100 ml में देखा जाता है। तो जो कैल्शियम की सांद्रता होती है वो होती है सामान्य सांद्रता 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और यदि सांद्रता 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाती है तो मिल्क फीवर के लक्षण
शुरू हो जाते हैं। अब देखिए क्या क्या लक्षण आते हैं। मिल्क फीवर के लक्षण 3 अवस्थाओं में आते हैं। पहली अवस्था में पशु उत्तेजनशीलता में आ जाता है, सिर को इधर उधर हिलाता है। पहली अवस्था में पशु बैठता नहीं है, लेकिन बार 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 नर्वस सिम्टम्स शो करने लग जाता है। दूसरी अवस्था में, मिल्क फीवर की दूसरी अवस्था में पशु बैठ जाता है, और बैठता भी इस प्रकार है कि उसका जो स्टर्नम है वो जमीन पर को स्पर्श करता है, स्टर्नम जमीन की तरफ होता है। अर्थात इस अवस्था को स्टर्नल रिकम्बेंसी की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्रिपर काऊ अवस्था भी कहते हैं, या फिर मेंढक की तरह बैठ जाता है। तो मिल्क फीवर की दूसरी स्टेज में पशु, जो दुधारू पशु होता है या जो गाय होती है, वो स्टर्नम पर बैठ जाती है, जिसको स्टर्नल रिकम्बेंसी या क्रिपर काऊ अवस्था या मेंढक की तरह बैठने की अवस्था कहते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है वो जब थोड़ा टाइम लग जाता है या फिर कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो तीसरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था में पशु लेटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है, यानी पशु लेट जाता है। इस प्रकार से लेफ्ट साइड ऊपर रहती है और पशु जो है साइड में लेट जाता है। लेटते समय पशु का दायां भाग नीचे रहता है, बायां भाग जो रूमन वाला होता है वो ऊपर होता है। तो ये 3 अवस्थाओं के लक्षण हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। तो सिम्टम्स या लक्षण, मिल्क फीवर के क्या क्या लक्षण आते हैं। सिम्टम्स, मिल्क फीवर के लक्षण। मिल्क फीवर के लक्षण, कितनी अवस्थाओं में आते हैं। 3 अवस्थाओं में। 3 अवस्थाओं में होता है। पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था है, इसमें उत्तेजनशीलता की अवस्था है। उत्तेजनशीलता होती है। पशु क्या हो जाता है, आक्रामक व संवेदनशील हो जाता है। पशु आक्रामक व संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है वातावरण के प्रति, और उसके आसपास जाने वाले जानवरों या मनुष्यों के प्रति क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। सिर को इधर उधर हिलाता है, सिर को इधर उधर हिलाता है, सिर को इधर उधर हिलाता है, और पैरों में क्या आ जाती है, अकड़न आ जाती है। पैरों में अकड़न आ जाती है। पैरों में अकड़न आ जाती है। तो पहली स्टेज में ये लक्षण आए। दूसरी स्टेज में क्या लक्षण आएंगे, पशु रिकम्बेंसी में आ जाएगा, यानी स्टर्नम पर बैठ जाएगा। दूसरी स्टेज, पहली स्टेज में ये लक्षण आए कि उत्तेजनशीलता आती है, पशु आक्रामक और संवेदनशील होता है, सिर को इधर उधर हिलाता है, पैरों में अकड़न आ जाती है। दूसरी अवस्था, इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, रिकम्बेंसी की अवस्था कहते हैं। तो किस प्रकार से बैठता है, पशु का स्टर्नम जमीन को स्पर्श करती है वो बैठता है, मेंढक की तरह बैठ जाता है, मेंढक की तरह बैठ जाता है, मेंढक की तरह बैठ जाता है। या इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को क्रिपर काऊ अवस्था कहते हैं, क्रिपर काऊ अवस्था कहते हैं। क्रिपर काऊ जैसी पोजीशन हो जाती है, स्टर्नम को नीचे रखते हुए पशु रिकम्बेंसी की अवस्था में आ जाता है, यानी बैठ जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, पशु के शरीर में जब थोड़ा ज्यादा कैल्शियम कम हो जाता है,
तो यह कुछ ज़्यादा समय हो जाता है बिना ट्रीटमेंट किए, तो पशु का मजल सूख जाता है, शरीर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और लक्षण लिखते हैं दूसरी अवस्था के, पशु का मजल सूख जाता है, पशु का मजल सूख जाता है। चूंकि हम जानते हैं मजल अगर गीला है तो पशु स्वस्थ माना जाता है, मजल सूखने लग गया तो पशु की कोई न कोई समस्या हो जाती है। मजल सूख जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम होने लगता है। जो दूरस्थ हिस्से होते हैं वो ठंडे होने लगते हैं पशु के, क्योंकि प्रॉपर रूप से रक्त की सप्लाई नहीं हो रही, हार्ट के द्वारा प्रॉपर रूप से दूर स्थित अंगों में रक्त नहीं भेजा जा रहा, इसलिए क्या हो जाता है, शरीर का तापमान कम होने लगता है। आंखों की सूजन होती है, आंखों में सूजन आती है, और पुतलियों का फैल जाना, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, प्यूपिल, पुतलियां फैल जाती हैं। प्यूपिल कैसे हो जाता है, फैल जाता है। आईज में इन्फ्लेमेशन होती है, आंखों में सूजन आती है, पशु खड़ा नहीं हो पाता। पशु खड़ा नहीं हो पाता। इसके अलावा हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है लेकिन आवाज कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट की मसल्स को भी कैल्शियम आवश्यक होता है। जब कैल्शियम की कमी हो गई तो हृदय की पेशियां पूर्ण रूप से ढंग से संकुचित नहीं होंगी, क्योंकि पेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। और जब पूर्ण रूप से संकुचित नहीं होंगी तो रक्त को प्रॉपर रूप से कार्डियक आउटपुट नहीं बन पाएगा, जिससे दूरस्थ स्थित जो अंग है वहां पर खून की सप्लाई कम हो जाएगी। इससे पशु का शरीर ठंडा होने लगेगा, और कैल्शियम की कमी से पेशियों में संकुचन तो वैसे ही कम हो गया। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन दर का बढ़ना, परंतु आवाज का घटना, परंतु जो आवाज है, हृदय की आवाजें आती है, लब डब की आवाजें, आवाज का कम होना, परंतु आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धड़कन दर तो रेट तो बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को ब्लड आवश्यक होता है, लेकिन इस प्रकार से उसका कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, और हार्ट केवल संकुचित ही करेगा, धड़कन ही बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ा पाएगा। तीसरी जो अवस्था है उसमें पशु लेट जाता है एक साइड में, उसे बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंसी की अवस्था। तीसरी अवस्था इस अवस्था में पशु एक तरफ लेट जाता है, एक तरफ लेट जाता है, यानी लेटरल साइड में ऐसे एक तरफ लेट जाएगा। इसे लेटरल रिकम्बेंसी की अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेटरल, लेटरल रिकम्बेंसी अवस्था कहते हैं। रिकम्बेंसी का मतलब होता है करवट, करवट यानी बगल की करवट में लेटना, बगल की करवट में लेटना यानी रिकम्बेंसी, लेटरल रिकम्बेंसी की अवस्था भी कहते हैं। इसमें आफरा भी आ सकता है, आफरा आ जाता है। आफरा आने का क्या कारण है, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी हो गई तो जो आंतों की जो मसल्स हैं, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स हैं, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कम करेंगी या नहीं कर पाएंगी, जिससे गोबर या जो मल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी कमजोर पड़ गई। इस प्रकार से उसमें गैस प्रोडक्शन हो रहा है, गैस प्रोडक्शन के कारण आफरा आ जाएगा, और मल मूत्र त्यागने में कठिनाई होगी, यानी कि गोबर और मूत्र बाहर आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मसल्स में पावर नहीं रहा, मसल्स में संकुचन की ताकत नहीं रही।
तो आफरा आफरा आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, गोबर व मूत्र, गोबर मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, गोबर व मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है। और अगर इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में यदि उपचार नहीं हो पाता है तो पशु की 12 से 24 घंटे में मौत हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर पहले ही शरीर का डाउन है। इस अवस्था में उपचार नहीं होने पर पशु की 12 से 24 घंटे में मौत हो जाती है। तो ये हमने क्या पढ़े, लक्षण पढ़े। लक्षण काफी डिटेल में है, लेकिन इनमें से हमको समझना है, रटना नहीं है। पहली अवस्था में पशु एक्साइटेबल होता है, उत्तेजनशील होता है, एक्साइटेबिलिटी दर्शाता है, सिर को इधर उधर हिलाता है, पैरों में अकड़न आ जाती है। दूसरी अवस्था में पशु स्टर्नम पर बैठ जाता है, स्टर्नल रिकम्बेंसी आ जाती है, शरीर का तापमान घटने लगता है, इस प्रकार के। तीसरी, मेंढक की तरह बैठ जाता है। तीसरी अवस्था में पशु साइड में लेट जाता है, लेटरल रिकम्बेंसी बोलते हैं। इस अवस्था में आफरा भी आने लगता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो इस प्रकार ये लक्षण हमको समझने हैं। हाइपोथेटिकल प्रश्न इन में से पूछे जा सकते हैं। एक बार पूरे लक्षण पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पुटअप होता है, तो हम अगर इसको समझ लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्लिनिकल मेडिसिन में यही है। आपको रटने की इतनी आवश्यकता नहीं है, समझना है। जैसे आफरा है, आफरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है। ये क्लिनिकल प्रोडक्शन डिजीजेज किस में आती है, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में आती है। आगे हम पढ़ेंगे इसका मिल्क फीवर का उपचार। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उपचार, उपचार क्या करेंगे, सीबीजी का, सीबीजी यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कितना परसेंट, 25%। 25% सीबीजी कैसे कैसे देते हैं, आईवी देते हैं या फिर सबकट देते हैं। और जो इसकी डोज रेट होती है कैल्शियम की, वो होती है डोज 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट। और कैसे चढ़ाते हैं इसको, स्लो चढ़ाते हैं, स्लो आईवी देते हैं, स्लो आईवी देते हैं, यानी इंट्रावेनस देते हैं स्लो में, स्लो रेट में, प्लस शरीर के तापमान पर देते हैं, शरीर के तापमान पर देते हैं या चढ़ाते हैं। चूंकि ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होती है, ये एम्बर कलर की बोतल के अंदर आता है, ये विलियन, ये लिक्विड। तो इसको स्लो आईवी देना चाहिए और बॉडी के टेम्परेचर पर देना चाहिए। अन्यथा चूंकि कैल्शियम कार्डियोटॉक्सिक होता है, चूंकि कैल्शियम कैसा होता है, कैल्शियम कार्डियोटॉक्सिक होता है, कार्डियोटॉक्सिक होता है। कैल्शियम कार्डियोटॉक्सिक होता है, इसका मतलब आप समझे कि जब कैल्शियम अचानक से हार्ट के अंदर जाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, तीव्र संकुचन होता है, यानी इस कारण से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अतः हमको स्लो आईवी देना चाहिए। और कैल्शियम चूंकि जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है हार्ट की मसल्स के लिए होता है, क्योंकि हार्ट की मसल्स कंटिन्यू काम करती है, लगातार संकुचन करती है, इस वजह से। तो सीबीजी इसमें हम देते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में देते हैं हम। एंटी हिस्टामिनिक्स दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स, यानी एविल, जैसे एविल या क्लोरफेनिरामाइन मेलेट या फेनिरामाइन मेलेट होता है, एविल में आता है फेनिरामाइन मेलेट, फेनिरामाइन मेलेट।
या फिर CPM दे सकते हैं, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। मिल्क फीवर में जो बचाव होता है वही इसका उपचार होता है। अब कौन कौन से वे कारक है जो मिल्क फीवर को प्रेरित करते हैं? तो मिल्क फीवर किन कारकों से प्रेरित होता है? जैसे ठंडा वातावरण, अगर बाहरी वातावरण का तापमान कम है या सर्दियों के दिन है तो मिल्क फीवर होने की संभावना ज्यादा होती है। ऑक्जेलेट युक्त आहार पशु को अगर खिलाते हैं तो मिल्क फीवर होने की संभावना अधिक होती है। पशु का प्रसव के बाद में एक साथ पूरा कोलोस्ट्रम हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो भी मिल्क फीवर की संभावना अधिक होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लिखते हैं कि क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो मिल्क फीवर को प्रेरित करते हैं। मिल्क फीवर को प्रभावित करने वाले कारक या मिल्क फीवर को प्रभावित करने वाले कारक, या हम यूं कह सकते हैं कि ये कैसे फैक्टर्स होते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये बीमारी को प्रेरित करते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, तो पहला है ठंडा वातावरण। अगर ठंडा वातावरण रहेगा तो पशु में मिल्क फीवर जल्दी आएगा। ठंडा वातावरण। दूसरा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, ऑक्जेलेट युक्त आहार। ऑक्जेलेट्स जो होते हैं, ऑक्जेलेट अगर खिलाते हैं हम, ऑक्जेलेट युक्त आहार, और लंबी दूरी का परिवहन, अगर लगातार हम ट्रांसपोर्ट में ले जा रहे हैं, लंबी दूरी का परिवहन। इसके अलावा लगातार 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 व अचानक व्यायाम, अचानक व्यायाम। इसके अलावा कोलोस्ट्रम पूरा निकाल लेना, प्रसव के बाद कोलोस्ट्रम पूरी तरह निकाल लेना, यानी पूर्ण जो है कोलोस्ट्रम पूरा निकाल लिया जाता है। इसके अलावा शरीर में या आहार में कैल्शियम की कमी, आहार में कैल्शियम की कमी, तो इस कारण भी क्या हो सकता है, मिल्क फीवर हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑक्जेलेट युक्त आहार क्या होता है, ऑक्जेलेट युक्त जैसे पेड़ पौधे खिलाते हैं हम, तो ये ऑक्जेलेट क्या है, कैल्शियम के साथ क्रिया कर देते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्जेलेट, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये क्या होती है, एक तरह की स्टोन होती है, और इस स्टोन के रूप में क्या है, शरीर से कैल्शियम बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में शरीर से कैल्शियम कम हो गया, शरीर से कैल्शियम बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हो गया शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। तो आहार में कैल्शियम की कमी या शरीर में कैल्शियम की कमी, ये सब कारक क्या है, कैल्शियम की कमी के कारक हैं। इसके अलावा कौन सी गाय में, नोट लिख देते हैं हम, एक तो जर्सी गाय, जर्सी गाय व जाफराबादी भैंस में, जाफराबादी भैंस में मिल्क फीवर अधिक होता है, मिल्क फीवर अधिक होता है। जर्सी गाय और जाफराबादी भैंस में मिल्क फीवर ज्यादा होता है। अब एक पौराणिक विधि है उसके बारे में बता देते हैं आपको। प्राचीन समय में मिल्क फीवर के इलाज के लिए एक विधि चलती थी, उसको कहते हैं फूंका, फूंका या धूमदे। ये क्या थी, ये मिल्क फीवर के उपचार की पौराणिक विधि है, मिल्क फीवर के उपचार की पौराणिक विधि या प्राचीन विधि है।
क्योंकि पहले पहले साइंस या इतना समझते नहीं थे, लेकिन क्या किया जाता था, ये एक आजकल के पशु क्रूरता है, यह एक पशु क्रूरता है। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इस पर रोक है। एनिमल क्रुएल्टी, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 के तहत इस फूंका या धुंधे पर रोक लगा दी गई है। और ये क्या होती है, थनों में जो दुधारू पशु है जो मिल्क फीवर से ग्रसित है, उस पशु के थनों में, जैसे टीट्स है, इसके थनों में क्या भर दी जाती है, हवा या एयर भर दी जाती है। एयर भरने से जो कुछ कैल्शियम ऑर्डर में होता है वो ऊपर चढ़ता है, जिससे एक टेम्परेरी राहत मिलती है। इससे के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। इसमें थनों में क्या भर दी जाती है, हवा भर दी जाती है, हवा भर दी जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा, मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर मुख्यतया उन जानवरों में होता है जो लेग्यूम पौधे कम खाते हैं। लेग्यूम जो घासें होती है या लेग्यूम चारे होते हैं, उनमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम की आहार में कमी होने से, यानी इनपुट आउटपुट का बैलेंस गड़बड़ाने से मिल्क फीवर होता है। और यदि कैल्शियम की जो सांद्रता रक्त में, जैसे हमने पढ़ा कि 9 से 11 mg तो होती है सामान्य सांद्रता, और 7 mg से कम पर इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5.5 mg से कम हो जाती है तो मिल्क फीवर के पूर्ण लक्षण डेवलप हो जाते हैं, संपूर्ण लक्षण डेवलप हो जाते हैं। धन्यवाद।